आज फिर हम बात करेंगे इमोशनल स्ट्रेंथ या चेस्टेबल की। तो जिन भी फ्रेंड्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और सन और मून का चेस्टेबल कैसे निकालते हैं वो बताया था। आज मैं रिमेनिंग 5 प्लैनेट्स का चेस्टेबल कैसे निकालेंगे उससे रिलेटेड बात करूंगा। ये मैंने कुछ एक कंसेप्ट बताए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि चेष्टा बल होता है चेष्टा केंद्र डिवाइडेड बाई 3। चेष्टा केंद्र निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सी ग्रोच, मीन लॉन्गिट्यूड एंड ट्रू लॉन्गिट्यूड, ये फॉर्मूला है। तो सी ग्रोच आप 5 प्लैनेट्स का निकालेंगे, सन और मून का निकालने की जरूरत नहीं होती। मीन लॉन्गिट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ट्रू लॉन्गिट्यूड होता है जो भी आपका प्लैनेट्स का लॉन्गिट्यूड होता है चार्ट के अंदर, उसी को ट्रू लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो चेष्टा केंद्र हम कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। एक पर्टिकुलर केस में ले रहा हूं यहां पर। इपो जो हमें लेना है वो लेना है 1 जनवरी 1900 को मिडनाइट में 12 बजे 76 डिग्री ईस्ट इसका आपका लैटिट्यूड है, जो कि उज्जैन का है। तो उज्जैन पर हम जो भी नेटिव का टाइम ऑफ बर्थ होगा उसे भी हम करेक्शन करेंगे। अब मैं एक केस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन का, कि हम इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं उसका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको, किस तरीके से निकालने हैं हमें। दूसरे पार्ट में मीन लॉन्गिट्यूड और तीसरे पार्ट में सी ग्रोच निकालना हम सीखेंगे। एंड फाइनली हम चेष्टा बल के एंड में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले एक केस ले रहा हूं मैं। नेटिव का बर्थ है 13 सितंबर 1981, 1:30 AM। आप इसे नोट कर लें, कॉपी और पेन लेके बैठें और इसको नोट कर लें। नेटिव का बर्थ है 1:30 AM, मतलब रात में, ऑन 13 सितंबर 1981। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी उसका ईयर ऑफ बर्थ है उसमें से 1900 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 81 ईयर्स, मतलब वो नेटिव 81 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। 1901 को नहीं करना है, कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करने लग जाएं, क्योंकि ये 1 जनवरी 1900 से शुरू है, तो 1900 ईयर भी इंक्लूडेड है। तो 1981 में आप निकाल रहे हो, तो 1900 से लेकर 1980 तक टोटल 81 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं कई बार स्टूडेंट्स। तो 1981 में से 1900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 81 ईयर्स आपको लेना है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालेंगे कंप्लीटेड ईयर में 365 से मल्टीप्लाई करके। तो ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए मैंने। फिर हम क्या करेंगे, एडिशनल डेज होंगे। आपको मालूम है कि हर एक लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। तो 1900 से लेके 1981 तक कितने लीप ईयर्स हुए होंगे। तो सबसे पहला लीप ईयर हुआ होगा 1904 में, और इसके बाद 1980 तक टोटल 20 लीप ईयर्स हुए होंगे। तो 20 लीप ईयर्स में 20 डेज हो गए, ये 20 डेज एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। अब एक्चुअली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये अब हमने निकाला है टिल 31 दिसंबर 1980 तक के डेज, तो यहाँ तक आ गए। अब 81 में टोटल आपका नेटिव का बर्थ है 13 सितंबर का, तो अब 12 सितंबर तक के नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, नेटिव का बर्थ 13 सितंबर का है, तो 12 सितंबर तक के नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए। 1 जनवरी 81 से लेके 12 सितंबर तक आप काउंट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो भी डेज होते हैं वो आपने काउंट किए, वो 255 डेज आ गए। ये हो गया मिडनाइट तक 12 ऑफ सितंबर। अब 12 सितंबर पे नेटिव का बर्थ एक्चुअली 1:30 PM AM पर हुआ है। तो 1:30 AM IST है, उसमें जो भी IST टाइम दे रखा हो उसमें 26 मिनट्स का टाइम करेक्शन आपको करना है। 26 मिनट्स का टाइम करेक्शन करना है। तो ये टाइम करेक्शन के बाद ये टाइम बचेगा 1 आवर 4 मिनट्स, और 1 आवर 4 मिनट को भी नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना है हमें। तो 1 आवर 4 मिनट को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 24 आवर से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.04 आएगा अप्रोक्सीमेटली, आप निकाल सकते हो। तो ये भी आ गया आपका 0.04। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए 29840.04 डेज।
अब हमने किया क्या है एक्चुअली, अब ध्यान से समझिए इसे। नेटिव का जो भी बर्थ जिस दिन भी हुआ है उस टाइम तक, अप टू दैट टाइम 1 जनवरी 1900 एट 12 मिडनाइट से अभी तक टोटल कितने डेज कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो कितने डेज कंप्लीट होने को हमने डिवाइड किया, पहले तो कंप्लीटेड ईयर निकाले, उसको 365 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें जो भी जितने भी लीप ईयर्स आए होंगे बीच में, जो भी 4 से डिविजिबल होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। तो 1900 के बाद 1904 से आपको काउंट करना है। 1900 को लीप ईयर मत मानना, 1900 लीप ईयर नहीं होता, ये भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। 1904 आपका लीप ईयर होगा पहला, 1900 नहीं होता है, ध्यान रखना। जो भी 100 में आते हैं वो खुद लीप ईयर केवल 2000, 1600 और यही होता है, 1900 इज नॉट ए लीप ईयर। तो अब आपने क्या किया, जितने ईयर कंप्लीट किए उसको 365 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट थिंग। लीप ईयर जितने हुए वो ऐड किया इसमें, और करंट ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने एलैप्स हुए हैं वो आपने काउंट कर लिया है करंट ईयर में। तो यहाँ तक काउंटिंग में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आपको जो ड्यूरेशन 13 जैसे यहाँ पे है, तो आपको 12 तक के नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। अब 13 जो डेट है वो पूरी तो गई नहीं होगी, उसमें कितने आवर हुए हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको IST गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको आपने LNT में कन्वर्ट करना है बाई अप्लाइंग LMT करेक्शन। और ये हर एक केस में ध्यान रखना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, पर मैं जो बता रहा हूँ उसे नोट कर लेना, एक 26 मिनट का करेक्शन कर देना बस। अब जो भी आएगा 1 आवर 4 मिनट्स यहाँ पे आया, उसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए। तो जब भी चेस्टाबल निकालेंगे तो पहली चीज आपको जो निकालनी है वो निकालनी है कि आपका 1190 से, वो सॉरी 1900 से नेटिव के बर्थ टाइम तक टोटल कितने डेज कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर टू कैलकुलेट द चेस्टाबल। तो आई होप ये फर्स्ट पैरामीटर क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरे पैरामीटर पर आऊंगा। कंप्लीटेड डेज में ध्यान रखना है 1900 आपका लीप ईयर नहीं होता। दूसरा, सेकेंडली आप एक टाइम करेक्शन लगाएंगे, जो भी IST दे रखा होगा इन दोनों को आप पहले ही लगा लीजिए, दिमाग के अंदर बिठा के रखिए। और दूसरा, सपोज 1981 का करना है तो आप सोचो कहीं 1980 में से मैं 1900 को सब्ट्रैक्ट करूँ, नहीं, 1981 से ही करना है एक्चुअली आपको सब्ट्रैक्ट, तभी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे मिस्टेक आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अगली बात। अब मीन लॉन्गिट्यूड निकालेंगे सबसे पहले। सी ग्रोच और मीन लॉन्गिट्यूड 2 चीज़ निकालनी है 5-5 प्लैनेट्स की। 5 कौन से हैं आपके, क्योंकि सन और मून का तो हम निकालते ही नहीं है चेस्टाबल, वो डायरेक्ट में निकलवा चुका हूँ प्रीवियसली, अलग मेथड से हम करते हैं। रिमेनिंग 5 की, तो पहला फिर से मैं पैरामीटर बता रहा हूँ, 5-5 मतलब टोटल 10 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। 5 प्लैनेट के आपको मीन लॉन्गिट्यूड निकालने हैं, 5 के आपको सी ग्रोच निकाल रहे हैं। तो इसमें मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन हम जो कैलकुलेट करेंगे उससे आपको ऑटोमेटिकली 4-5 चीज़ें पता चल जाएंगी। मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन इक्वल टू होगा मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ मरकरी, इट इज मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ वीनस, एंड सेम विल बी द सी ग्रोच ऑफ मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इस चीज़ को आप नोट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन निकालना बता रहा हूँ, और उसी तरीके से बाकी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आप समझ लोगे तो आपका चेस्टाबल कंप्लीट होने की तरफ पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 29840.04 डेज टोटल कंप्लीट हुए हैं 1190 से। तो इसको आप क्या करोगे, इस डेज को आप इस तरीके से डिवाइड कर लोगे। 20,000 डेज अलग ले लिए मैंने, जो 10,000 की लाइन के थे, 1000 की लाइन के 9,000 डेज अलग ले लिए, 100 की लाइन के 800 डेज अलग लिए हैं, और 10 की लाइन के 40 डेज अलग लिए हैं, और डेसिमल वाले 0.04 डेज अलग ले लिए हैं। तो जो 29,840.04 को इस तरीके से मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 20,000 सपोज ये 8,000 समथिंग होता तो मैं 8,000 वाले डेज लेता, फिर 100 वाले डेज लेता, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है। जो मैथमेटिक्स जिनको उसमें डिफ़िकल्टी है उन्हें मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ये 2 है, इसके आगे 4 जीरोज लगा दीजिए, वो 20,000 हो गया। 9 है, उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, ये 9,000 हो गया। 8 है, उसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए,
ये आपका 800 हो गया। नेक्स्ट 4 है, उसके आगे एक ही जीरो लगानी है आपकी, वो लगी हुई है। और नेक्स्ट आपका जीरो है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। और 0.04 डेज ये हो गए। अब इन सभी की वैल्यू गिवन होगी आपको, एक मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन की एक टेबल गिवन होगी एग्जाम में। और यदि आप घर पे वैसे कर रहे हैं तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल होगी। टेबल किस तरीके की होगी मैं बता रहा हूँ, उससे किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आपका देखिए, ये टेबल है आपकी मीन सोलर डेली मोशन, टेबल नंबर 4 यहाँ पे जिस पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए 10,000s में इसकी वैल्यू अलग दे रखी है, थाउजेंड्स में अलग दे रखी है, हंड्रेड्स में अलग दी हुई है और यूनिट में अलग दी हुई है। अब मुझे किस तरीके से निकालना है, आपको चाहिए वैल्यू एक्चुअली 20,000 के करस्पॉन्डिंग। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कितने डेज हैं 20,000। तो 20,000 की वैल्यू मैं कैसे लूँगा, यहाँ पर जो 2 है, ये 2 के सामने आप 10,000 वाले फिगर पे चले जाइए और ये हो जाएगा आपका 272.0531। सपोज आपको 40,000 की चाहिए होती तो ये 4 के करस्पॉन्डिंग में 10,000 वाले फिगर पे चला जाता, मगर इस क्वेश्चन में हमें 20,000 की चाहिए तो 2 के करस्पॉन्डिंग 10,000 वाली लाइन पे चले जाइए। ये 272.0531 है, तो देखिए ये मैंने लिख दी 272.0531। अब 9,000 डेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आप 9 पे जाएंगे नीचे और इधर 1000 वाले फिगर पे चले जाएंगे। 9 और 1000 वाले फिगर पे जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 230.04239। तो ये देखिए नेक्स्ट वैल्यू लिख दी 230.04239। अब 800 डेज वाली निकालनी है आपको, थर्ड वन। तो इसी में आप डे 8 लीजिए और 100 वाली लाइन पे चले जाइए, ये 100 वाली लाइन है। तो ये 800 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई, दैट इज 68.4821। तो देखिए यहाँ पे 68.4821 लिख लिया है हमने। अब 40 डेज वाली लाइन चाहिए आपको, तो 4 पे जाइए और यूनिट वाले 40 डेज मीन्स यूनिट, ये 4 डेज के लिए है ये, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, 40 डेज के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपका ये 4 डेज के लिए 3.9424। तो आप ये वैल्यू ले लेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि वहाँ पे 4 डेज की दे रखी थी, तो 40 डेज की जो होगी वो 39.4240 हो गया। इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 10th के लिए वहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी थी, यूनिट प्लेस के लिए दे रखी थी। अब निकालना है आपको 0.04 के लिए। तो 0.04 में क्या है, पॉइंट का तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, यूनिट से कम तो दे ही नहीं रखा। तो 4 के लिए जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आप 0.01 से 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 0.04 के लिए निकालनी है, 4 के लिए आती इतनी, तो 0.04 के लिए जो आएगी इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 0.039424 हो जाएगा, 0.039424। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है 0.039424। ये 0.04, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कैलकुलेशन, 0.09434 है। इन सभी वैल्यूज को आप अब ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दूंगा तो ये टोटल आपका 610.4231 आएगा। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। पहले आपने 20,000 डेज की निकाली, जैसे मैंने बताया, 9,000 की निकाली, 8,000 की निकाली, 40 डेज की वहाँ पे नहीं थी, वहाँ 4 डेज की थी, केवल से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 0.04 डेज की भी नहीं थी, तो उसको मैंने जो 4 डेज की थी उसे 100 से डिवाइड कर दिया और इस तरीके से वैल्यूज आ गई। अब यहाँ रफली ले लिए है आपका 0.98 से कर रहा है, तो रफली वैल्यू कैलकुलेट किया 610.4231। ये वैल्यू आ गई आपकी 29,840.04 डेज की। अभी इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप इस टेबल में जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। जब 1190 को भी इसके पोजीशन दे रखी है सन की 257 डिग्री 0.4568, तो जो आपकी वैल्यू आई ये इसमें 257.4568 को ऐड करना है। ये कांस्टेंट एट इपोक है, जब आपका इपोक अपने लिया था 1900 को, उस टाइम सन की ये पोजीशन थी, इससे भी इसके अंदर ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, यू गेट इट इज 867.8799। ये इसमें से क्या करेंगे आप, जो 360 का नियरेस्ट मल्टीपल है उसे एक्सपेंज कर देंगे। तो 360 का नियरेस्ट मल्टीपल 720 होगा, उसे इसमें से एक्सपेंज कर दीजिए। आपके पास 147 डिग्री 0.88 आ गया। दिस इज द
mean longitude of sun. This is mean longitude of sun. I am again repeating the process. तो ये आपने टोटल नंबर ऑफ डेज निकाले थे 29,840.40। तो इनमें आपने क्या किया, इसको आपने डिवाइड किया, पहले 2 के आगे 5 जीरो लगा दी 20,000, 9 के आगे 3 जीरोज लगाई 9,000, 8 के आगे 2 जीरोज 800, 4 के आगे 1 जीरो 40, और जीरो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो डेसिमल में था उसको हमने डेसिमल में लिया। इन सभी की वैल्यू मीन लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हमने सन वाली टेबल से निकाली। जो 20,000 के लिए इसे यूज़ किया, फिर आपका 9,000 के लिए इसे यूज़ किया, 800 के लिए इसे यूज़ किया, और 40 के लिए क्योंकि ये 4 था केवल, तो इसे यूज़ करके इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 0.04 के लिए भी इसे ही यूज़ किया, और इन सब वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया। अब इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट इपोक दे रखा है ये यहाँ पर ऊपर गिवन है, इसे भी एंड में ऐड करना है, इसे भूल नहीं जाना है, नोट कर लीजिएगा, नोट इट डाउन कि ये एंड में ऐड होगा, क्योंकि 1190 को ये पोजीशन थी। इन सभी को ऐड कर लिया तो नेचुरली ये 360 से ज़्यादा आते हैं, तो 360 के मल्टीपल्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी ये मीन लॉन्गिट्यूड हो गया। अब यही वैल्यू 5 वैल्यू मिल गई एक साथ, ये सेम इज द मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ वीनस, सेम इज द मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ मरकरी, सेम इज द सी ग्रोच ऑफ द मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ये 5 वैल्यू आपको एक साथ ही मिल गई है, मीन लॉन्गिट्यूड इन पांचों प्लैनेट्स का आपके पास पता चल गया है। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न एंड सी ग्रोच ऑफ वीनस एंड मरकरी। ये 5 चीजें अभी कैलकुलेट नहीं हुई हैं। इन 5 को हम बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी मैंने मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन निकालना सिखाया था। यदि वो आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। 5 पैरामीटर मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन इज इक्वल टू मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ मरकरी एंड वीनस, तो वो दोनों पता चल गए, एंड इट इज इक्वल टू सी ग्रोच ऑफ द मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, तो ये भी पता चल गया। तो अब हमारे पास निकालना क्या बाकी बच गया, मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न एंड सी ग्रोच ऑफ मरकरी एंड वीनस। वो कैसे निकालेंगे देखिए। फिर ये एक टेबल बनाई हुई है, ध्यान से इस टेबल की तरफ देखिए। वही डेज जो हमने 20,900,840.04 को हमने डिवाइड किया, देखिए 20,000 डेज, 9,000 डेज, 800 डेज, 40 डेज, 0.04 डेज डिवाइड कर लिया। सब जब 40 की जगह 49 होता है तो हम एक और कॉलम बनाते हैं, उसमें 9 भी लिखते हैं, यूनिट प्लेस पे 40 लिखते हैं, फिर अगले में 9 लिखते हैं, फिर जो डेसिमल में आता है वो लिखते हैं। अब देखिए मार्स का मैं निकालना आपको बता रहा हूँ, मीन लॉन्गिट्यूड मार्स का बताऊंगा, उसी तरीके से अब जुपिटर और सैटर्न का आपको सीख लेंगे। तो मार्स की टेबल देखते हैं हम। यहाँ पर ये आपकी टेबल किसकी दे रखी है, मार्स की, यस, मीन मोशन ऑफ कुजा, मार्स, कुजा भी बोलते हैं मार्स को। तो देखिए आपको सबसे पहले 20,000 की निकालनी है, तो ये 2 लिया, और 2 के करस्पॉन्डिंग ये 10,000 वाले उसमें 40.39 ले लिया। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पर ये 40.39 वैल्यू रखी हुई है। अब 9,000 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे 9 लिया और 1000 वाले उसमें पहुँच गया 36.17, तो देखिए इसको 36.17 रख दिया है। अब 800 के लिए लेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं 8 पे आया और ये 100 वाली वैल्यू ले ली 59.22, तो ये देखिए मैंने 9.22 मेंशन की हुई है, दिस इज 59। अब 40 डेज, 10 तो 10 के मल्टीपल नहीं है, तो जो 4 का आ रहा है आपका उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो 20.96 हो जाएगा। तो देखिए 20.96 हो गया। 0.04 डेज, 0.04 तो है ही नहीं, यहाँ पे 4 है कम से कम, तो 0.04 होने के लिए इसी को 100 से डिवाइड कर दीजिए, नेग्लिजिबल आएगा, 0.02096 आएगा, तो 0.02 ले लेंगे, उससे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस की जरूरत नहीं है। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आपकी मोशन आ जाएगी इसकी टोटल 2984.04 डेज में, ऐड करके ये आ गया आपका 156.76। आप ऐड कर लेना कैलकुलेटर लेके, एग्जाम्स में जो दे रहे हैं कैलकुलेटर अलाउड होता है। अब फिर इसका हमें कांस्टेंट निकालना है इपोक। कांस्टेंट इपोक दे रखा है, देखिए 270.22, तो ये 270.22 इसमें हम ऐड करेंगे, तो मैंने इसमें 270.22 ऐड किया। यहाँ पे एक करेक्शन और कॉलम बना हुआ है, वो मैं समझाऊंगा अगले केस में जहाँ करेक्शन लगेगा। तो इन्हें ऐड कर लिया, मार्स में कोई करेक्शन नहीं है, ऐड करने पे आ गया 426.98।
आपको मालूम है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 360, तो इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट किया और आपका 66 डिग्री 98 मिनट्स ये हमको मिल गया, 66.98 डिग्रीज ये मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ मार्स मिल गया। अब जुपिटर और सैटर्न आप खुद निकाल लेंगे टेबल को यूज करके। अब क्योंकि करेक्शन इसमें था नहीं, बाकी में करेक्शन होता है, तो मैं एक सी ग्रोच ऑफ मरकरी निकाल के बता रहा हूँ, उसमें करेक्शन भी हमें लगाना पड़ेगा। क्या मतलब होता है करेक्शन का, मैं समझाता हूँ आपको। सी ग्रोच ऑफ मरकरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही मरकरी की एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, ये मरकरी की टेबल देख लीजिए। सी ग्रोच ऑफ मरकरी, तो सी ग्रोच ऑफ मरकरी के केस में एक्चुअली टेंस की वैल्यू भी दे रखी है, जबकि अभी तक हम जो निकाल रहे थे उसमें टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो सबसे पहले देखिए 20,000 के लिए लेंगे 2 इंटू 1000, तो ये 126.36 वैल्यू हो जाएगी। तो 126.36 वैल्यू हो जाएगी, ये लिख दिया देखिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे, मैं यहीं पे बोलूँगा, केवल समझाऊंगा आपको। फिर 9,000 की लेनी है, तो ये 9 पे 9,000 पे 110.86 वैल्यू है, उसे हम लिख लेंगे। तो देखिए 110.86 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है रही। इसके बाद 800 के लिए है, तो 8 यहाँ पे लिया और 100 में गए, वो 33.85 हो गई, वो भी हम लेंगे। फिर है 40, अब यहाँ पे 40 के लिए सीधा ही दे रखा है, 4 के आगे टेंस दे रखे हैं, तो हम सीधा ही 163.69 लेंगे। पहले नहीं दे रखा होता तो जो टेंस की वैल्यू होती थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, करीब करीब उतनी ही वैल्यू आती है। तो 163.69 लिख लिया। फिर आपको तो 40 के लिए देखिए मैंने 163.69 लिख लिया। 0.04 के लिए निकालना है, तो 4 डेज के लिए जो वैल्यू दे रखी है उसको 100 से डिवाइड करना है। 0.04 के लिए तभी आएगी। 0.4 के लिए एक डेसिमल लगाएंगे और 0.04 के लिए 2 डेसिमल लगा देंगे, तो ये 0.16 आ जाएगा करीब करीब। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। 0.16 आ गया, इन सभी को ऐड कर दिया आपने। इसके बाद कांस्टेंट एंड इपोक जैसे आप अभी तक कर रहे थे उस टेबल में यहाँ पे दे रखा है, ये 164 डिग्री दिया हुआ है। द अडोप्टेड अपेजी ऑफ प्लेनेट इज 164 एट इपोक, तो 164 इसमें आप ऐड कर देंगे। हमने चलो 164 इसके अंदर देखिए ये ऐड कर दिया। अब ध्यान रखना है यहाँ पे एक करेक्शन लगेगा, ये वर्ड लिखा हुआ ना करेक्शन, आपको कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चला करेक्शन। तो आप क्या करेंगे, जब ये वैल्यूज निकालेंगे इस टेबल को ध्यान से देखना, इस टेबल में नीचे लिखा होगा ऐड करेक्शन, टेबल में नीचे लिखा होगा ऐड करेक्शन, कहीं पे सब्ट्रैक्ट करेक्शन लिखा होगा। देखिए ये मैं बताता हूं आपको, और ये एक दो टेबल यहाँ पे मिसिंग है इसमें, जो मैं आपको पीडीएफ से करा रहा हूँ। किसी में आपका सब्ट्रैक्ट करेक्शन भी लिखा होगा, वो मैं बता देता हूँ। यदि जुपिटर की जो टेबल होगी उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेक्शन होगा। जुपिटर की है क्या यहाँ पे टेबल, हाँ यस, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है टेबल में लेस करेक्शन 3.33, तो ये जो भी करेक्शन आएगा इसे लेस करना है। इसमें ऐड करेक्शन लिखा हुआ है आपका, सैटर्न में भी ऐड होता है, मार्स में कुछ भी नहीं होता। मार्स में देखिए ना ही ऐड लिखा हुआ है ना ही सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सन में भी कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मगर इसमें आपका जुपिटर में करेक्शन आपको ऐड लेस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट, सैटर्न में ऐड करना है, इसके बाद आपका मरकरी में ऐड करना है। अब ये निकालेंगे कैसे, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये दे रखा है आपको, टेबल एग्जाम में मिलेगी, ये होगा 6.67 माइनस 0.00133 टी, ये वैल्यू निकालनी है आपको और उसे ऐड करना है जो भी वैल्यू आई आपकी सी ग्रोच की। तो यहाँ पे 6.67 में तो कोई डाउट ही नहीं है, ये टी जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स है एक्चुअली, यहाँ पे जो टी है वो नंबर ऑफ ईयर्स होगा। तो देखिए यहाँ पे वो कैलकुलेट करता है करेक्शन, इस केस में लेस करेक्शन कर रहा है, ये ऐड करेक्शन सन का, इसका मरकरी का देखिए सी ऐड क्या कर रहा है 6.67 माइनस 0.0133 इंटू 81, जितने ईयर कंप्लीट हुए हैं वो लेना है आपको, टी का मतलब उतने ईयर। तो आपको ज़्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आ जाएगा 0.11। तो 6.67 माइनस 0.11 का मतलब हो गया 6.56, तो ये यहाँ पे 6.56 आपका आ गया है। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को, कहीं सब्ट्रैक्ट होना है तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देते, ऐड करने पे आ गया 60.48। 360 के मल्टीपल को आपको एक्सपेंज करना है, तो माइनस 360 कर दिया हमने,
और आपका 245 डिग्री 48.48 डिग्रीज आ गया। दिस इज द सी ग्रोच ऑफ मरकरी। सैटर्न का भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, ये इन सभी वैल्यूज को टेबल से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद ये इनको ऐड करने पे वैल्यू आई, यहाँ पे 0.04 में सैटर्न की मोशन नहीं के बराबर होती है, जुपिटर की भी नहीं के बराबर होती है, तो पॉइंट डेज में मूव नहीं करते। आपको मालूम ही है स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, तो जुपिटर और सैटर्न नहीं के बराबर मूव करते हैं, तो इनकी वैल्यू आएगी ही नहीं आपकी। अब यहाँ पे इसमें आपको ऐड करने के बाद सैटर्न के लिए भी आपको करेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सैटर्न की टेबल में दे रखा है। सैटर्न की टेबल में दे रखा है 5 डिग्री प्लस 0.001 इंटू टी। अब टी यहाँ पे 81 लेंगे, ये जो भी वैल्यू आएगी इसे हम निकाल लेंगे, और जो आता है आपका करेक्शन को ऐड करना है। तो मीन लॉन्गिट्यूड और सी ग्रोच को मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सन का मीन लॉन्गिट्यूड निकाला था, अब आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी और वीनस का मीन लॉन्गिट्यूड और सी ग्रोच बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे सन का मीन लॉन्गिट्यूड निकाला था। ओनली डिफरेंस ये है यहाँ पर कि आपका जुपिटर, सैटर्न, मरकरी और वीनस के केस में करेक्शन लगता है। जो करेक्शन लगता है आपको वैसे ध्यान रख के चलना है, एग्जाम में जाएंगे कि हाँ इनमें करेक्शन लगता है, कहीं आप भूल जाओ लगाना, बाकी तीनों में नहीं लगता करेक्शन। तो करेक्शन क्या लगता है उसके लिए आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आप जो ये टेबल गिवन होगी उसमें लिखा होता है नीचे या ऊपर, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये करेक्शन है 3.33 प्लस 0.0067 टी। यहाँ पे टी होगा नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। 1981 में बॉर्न हुआ है तो 81 ले लिया आपने, सपोज 1950 में बॉर्न हुआ तो T50 ले लेते। इस वैल्यू को यदि लेस लिखा हुआ है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऐड लिखा हुआ है तो हम ऐड कर देंगे। इन दिस वे हम इन सभी प्लैनेट्स के मीन लॉन्गिट्यूड निकालने में कैपेबल हो गए। ये इन तीनों का मीन लॉन्गिट्यूड आ गया, इनका सी ग्रोच आ गया, तो ऑल 5 प्लैनेट्स की सारे पैरामीटर पता चल गया हमें। क्योंकि जो सन का मीन लॉन्गिट्यूड था वही मीन लॉन्गिट्यूड मरकरी और वीनस का था, सन का जो मीन लॉन्गिट्यूड था वही सी ग्रोच इन तीनों प्लैनेट्स का था। अब इन तीनों का मीन लॉन्गिट्यूड मालूम नहीं था, वो अभी हमने निकाल लिया है। सी ग्रोच आपका मरकरी और वीनस का हमने निकाल लिया है। तो हमें जो चेष्टा केंद्र निकालने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए होते थे, चेष्टा केंद्र निकालने के लिए हमें पैरामीटर चाहिए होते थे हर एक प्लैनेट का, सी ग्रोच, मीन लॉन्गिट्यूड, ट्रू लॉन्गिट्यूड, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो अब सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। अब सबसे पहले हम इनका चेष्टा केंद्र फाइंड आउट करेंगे। तो चेष्टा केंद्र का ये फॉर्मूला ही है, इट इज सी ग्रोच माइनस मीन लॉन्गिट्यूड प्लस ट्रू लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाई 2। यदि ये 180 से ज़्यादा आता है तो उसे 360 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 से ज़्यादा आता है तो विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360, या इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब पहले हम मीन लॉन्गिट्यूड प्लस ट्रू लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे और उसमें से सी ग्रोचा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक ही बात है। 180 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। दोनों में से जो भी प्रोसेस है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं चेष्टा बल। तो चेष्टा केंद्र के दोनों फॉर्मूले बता दिए, चेष्टा बल बता दिया, तो हम चेष्टा केंद्र निकालेंगे फिर चेष्टा बल निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमने चेष्टा बल निकाला है। एक एग्जांपल ले लिया है मैंने, सारी चीज़ें आपके सामने निकाली हैं कि सी ग्रोच ऑफ मार्स अभी हमने कैलकुलेट किया था, 147.88 कैलकुलेट किया था। तो वैल्यू आपने नोट की होगी, आप इसको अलग से नोट करके रखा हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। ट्रू लॉन्गिट्यूड कुछ भी नहीं, इसका जो भी लॉन्गिट्यूड चार्ट में दे रखा होगा वो ट्रू लॉन्गिट्यूड है 103.18। मीन लॉन्गिट्यूड अभी आपने निकाला है, दैट इज 66.98। सी ग्रोच ऑफ मार्स, कुछ मार्स एक्चुअली मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन है, और मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ मार्स अभी आपने कैलकुलेट किया है। अब आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हाफ ऑफ द ट्रू लॉन्गिट्यूड प्लस मीन लॉन्गिट्यूड, इसका और इसका सम लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। 103.18 प्लस 66.98 तो 85.08 आ गया। ये पैरामीटर है। दिस वन, सी ग्रोच माइनस मीन लॉन्गिट्यूड प्लस ट्रू लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाई 2। चेष्टा केंद्र निकालना है, तो ये आपका 85.08 आ गया। इसको हम सी ग्रोच में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सी ग्रोच में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 147.88 में से 85.08 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप कैलकुलेटर लेके, इट विल बी 62.80 आएगा। चेष्टा केंद्र आ गया,
उसको 3 से डिवाइड कर दो, चेष्टा बल आ जाएगा। उसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये चेष्टा बल आ गया। एक और बता देता हूं मैं आपको, सैटर्न का। तो सैटर्न के केस में आप देखते हैं उसका जो भी सी ग्रोच है वो इन सैटर्न का, जुपिटर का और मार्स का, तीनों का सी ग्रोच मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन है, जो हमने कैलकुलेट किया था। इसकी वैल्यू आई थी 147.88। मैं आपको रेडी रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। आप सोचो कहाँ से लिख दिया मैंने। ये हमने कैलकुलेट किया था 147.88, अभी इसी वीडियो में इनिशियली हमने कैलकुलेट किया था। तो ये जो मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन था, ये इन तीनों का आपका सी ग्रोच होगा। तो सी ग्रोच की वैल्यू मैंने लिख दी इसकी, सैटर्न की। ट्रू लॉन्गिट्यूड जो भी आपको चार्ट में दे रखा होगा उसका, वो ट्रू लॉन्गिट्यूड हो गया आपका। अब मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सैटर्न अभी हमने कैलकुलेट किया है, देखिए मीन लॉन्गिट्यूड ऑफ सैटर्न यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। इट इज़ 159 डिग्री 65 मिनट्स। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 159 डिग्री 65 मिनट्स। ट्रू लॉन्गिट्यूड और मीन लॉन्गिट्यूड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। हाफ ऑफ ट्रू प्लस मीन लॉन्गिट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 163.04। तो अब देखिएगा, हाफ ऑफ ट्रू लॉन्गिट्यूड प्लस मीन लॉन्गिट्यूड ज़्यादा हो गया किससे, सी ग्रोथ से। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब चेष्टा केंद्र के लिए, हाफ ऑफ मीन लॉन्गिट्यूड प्लस ट्रू लॉन्गिट्यूड माइनस सी ग्रोच। इसको रिवर्स कर दिया फॉर्मूले को, जैसे नेगेटिव वैल्यू ना आए तो रिवर्स कर दिया, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 15.16 चेष्टा केंद्र। यू जस्ट डिवाइड इट बाई 3, यू विल हैव द चेष्टा बल। आई होप मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टिल यदि आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली मैसेज का ऑडियो वीडियो में रिप्लाई आपको दूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई भी किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स और थ्रू मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।